नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। हमारे खास बुलेटिन सिटी लाइट में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 23 समारोह की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राज्यपाल के आगमन पर एयरपोर्ट पर स्वागत सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। बैठक में राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था समेत मिनट टू मिनट कार्यक्रम और तमाम व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से बात की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में चल रहे पोस्टर वार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस पर कहा कि कांग्रेस के भीतर जो पोस्टर वार चल रहा है उसका सबसे दुखद पहलू यह है कि जिन आदिवासियों की इज्जत और सम्मान की बात ये करते हैं, उसी आदिवासी मोहन मरकाम का पोस्टर गायब है। कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष का इतना ही सम्मान करती है, प्रदेश अध्यक्ष और आयोजन समिति के अध्यक्ष का पोस्टर गायब कर दिया, ऐसा सिर्फ कांग्रेस में ही हो सकता है। इधर इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस की आदिवासी समाज से घृणा इस कदर हावी है कि अब घर के लोगों को भी तिरस्कृत किया जा रहा है। पूरे मामले पर खुद मरकाम ने कहा कि AICC की गाइडलाइन के बाद पार्टी के महापुरुषों के पोस्टर लगते हैं। देश के अंदर जो पोस्टर वार चल रहा है और सबसे दुखद पहलू ये है कि जिस आदिवासी के इज्जत और स्वाभिमान करते हैं, मोहन मरकाम का पोस्टर में चेहरा ही गायब कर दिया गया है। बाद में उसको काट काट के चिपकाया जा रहा है। तो ये उनके प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान इतना ही है कि आज तक पूरे पोस्टर गली गली में लग गए हैं। मोहन मरकाम जो आयोजन समिति का चेयरमैन भी होता है, उसके ही पोस्टर गायब कर दिए। जो AICC का गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन के तहत हमारे महान महापुरुषों के उसमें फोटो लगते हैं। उसमें पूर्व CM रमन सिंह के ट्वीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि रमन सिंह अकेले बैठकर ट्वीट और PC करते हैं और मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर को मौका नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जीरम की जांच में रोड़ा अटकाने का भी आरोप लगाया। वहीं भूपेश बघेल ने बीजेपी के चक्का जाम पर कहा कि बीजेपी के चक्का जाम से जनता परेशान हुई है। मैं आंकड़ा देता हूं कितने नेताओं को सुरक्षा मिली और बीजेपी का चक्का जाम राजनीतिक लाभ लेने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जांच पर विश्वास नहीं तो NIA से जांच करा लें। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी हैं, उसको तो मौका दे नहीं रहे और रमन सिंह के साथ कोई बैठता ही नहीं। अकेले ही बैठ के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, मीडिया वालों को बुला के बात कर रहे हैं और साथ ही लगातार ट्विटर लगा के उसको भी रोक लगाए। तो जीरम घाटी में अड़ंगा कौन डाल रहा है? हम जब कमेटी बनाते हैं तो उसके अगेंस्ट में NIA कोर्ट चली जाती है। केंद्रीय श्रम और वन मंत्री भूपेंद्र यादव एक दिवसीय पन्ना दौरे पर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री ने अजयगढ़ में 33 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ने आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा भी बांटा। साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व के 2 अतिरिक्त गेटों को भी स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में NMDC के लिए पर्यावरण की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही क्षेत्र में NMDC चालू कर दी जाएगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस के समय अधिक भ्रष्टाचार होते थे और आज सिंगल क्लिक में लोगों के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं। और इस दौरान खनिज मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा मौजूद रहे। हमारे साथी भाई आदरणीय कावले जी, एक क्लिक से 32 लाख रुपए खाते में गए हैं, तो बीच में कोई नहीं है। सरकार का पैसा सीधा हितग्राही के खाते में। जब गरीबों के जनधन खाते खोलने की बात केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करी थी, तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस के लोगों को। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी मिली है। विधानसभा सीटों के दौरे पर दिग्विजय निकलेंगे, जिसे विधायक संजय यादव ने गेम चेंजर बताया है। जबलपुर की बरगी सीट से कांग्रेस के विधायक संजय यादव ने दिग्विजय सिंह
से अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 दिनों का वक्त गुजारने की अपील की है। संजय यादव का कहना है कि कांग्रेस में एक नाराज कार्यकर्ताओं का इलाज सिर्फ दिग्विजय सिंह के पास है। यादव ने कहा कि दिग्विजय सिंह की सहजता और सरलता से न सिर्फ नाराज कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ेंगे बल्कि बूथ और मंडल स्तर पर कांग्रेस की चुनावी तैयारी पक्की हो जाएगी। दिग्विजय सिंह जी कार्यकर्ताओं के बीच में आते हैं, एक तो कार्यकर्ताओं का ऊर्जा का संचार होता है और दूसरा उनकी सहजता सरलता के कारण हो सकता है कुछ लोग हम लोगों से नाराज हों, किसी से कभी मिल ना पाते हों तो वो नाराज हो जाता है। तो ऐसे लोगों का इलाज दिग्विजय सिंह जी के पास है और इसमें दिग्विजय सिंह जी फिट हैं। और मैं तो चाहूँगा कि मेरे यहाँ 2 दिन रहे, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है और जो मेरे से नाराज दिग्विजय सिंह जी को बता सकते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की। 40 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई ब्राउन शुगर की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस तो मुखबिर से लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी। कुछ संदिग्ध लोग थाना बाणगंगा क्षेत्र के सुपर कॉरिडोर ब्रिज के नीचे ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। तस्करों ने चप्पल के अंदर ब्राउन शुगर छुपा कर रखा था। ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार हम लोग नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है 4 लोगों को पकड़ा गया है और उसमें थाना बाणगंगा पर कार्रवाई हुई है। उनसे लगभग 40 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ा गया और इनका क्या नेटवर्क है इस संबंध में हम आगे और पूछताछ कर रहे हैं और जो तथ्य आएंगे उस पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर गए सरकारी डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को रद्द कर दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज चिकित्सक महासंघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की, जिसके बाद महासंघ ने अपनी हड़ताल को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि डॉक्टर्स की मांगों पर एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी और चिकित्सक महासंघ के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे और कमेटी की रिकमेंडेशन पर इनकी मांगों पर विचार करके जल्द इसे पूरा किया जाएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चिकित्सा महासंघ ने अपनी स्ट्राइक को स्थगित किया है और हम हाई पावर कमेटी आज ही बनाएंगे और उसकी रिकमेंडेशंस जो होंगी उस पर सरकार निर्णय लेकर विचार करके निर्णय लेगी कि हम अपने इस आंदोलन को अभी हम स्थगित करते हैं और आने वाले समय में हम ये उम्मीद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं और जिनके आह्वान पर ये आंदोलन स्थगित हुआ है वो दोनों विषय जल्द से जल्द पूरे हो जाए। मीटिंग हुई सीएम के साथ। सीएम ने कमेटी बनाई है हाई पावर कमेटी, जिसमें महासंघ के 2 पदाधिकारी जिसमें डॉक्टर सुनील अग्रवाल और डॉक्टर राकेश मालवी जी रहेंगे और ये 15 दिन में कमेटी अपना डिसीजन लेगी और उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बाद लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ते नशे के कारोबार और हुक्का बार पर सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट के बाद जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है। हुक्का बार को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया कि हुक्का बार संचालन अब गैर जमानती अपराध है। इससे युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। हमें सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझना होगा। वहीं कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हुक्का बार पर कार्रवाई की जा चुकी है। कहीं भी चोरी छिपे इस प्रकार की गतिविधियों में किसी की संलिप्तता दिखती है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हुक्का बार अवैध घोषित करने पर बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने से इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। हुक्का बार, दारू बार, ऑनलाइन सट्टा ये सब सरकार के संरक्षित स्टार्टअप हैं। इनके खाने के दांत, दिखाने के दांत अलग अलग हैं। देखिए, हुक्का बार पे कड़ी कार्रवाई तो की जा चुकी है। कहीं पे यदि कोई चोरी छुपे चला रहा होगा तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यदि कहीं पे कोई चोरी छुपे इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त दिखता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित क्षेत्र के थाना अधिकारी को भी इसके लिए चिन्हांकित करके उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी।
रायगढ़ नगर निगम ने 4 साल पहले अमृत मिशन योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत शहर में 325 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने के साथ साथ 7 पानी टंकियां और 2 नए वाटर फिल्टर प्लांट बनाए गए हैं। यही नहीं, योजना पर 165 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। लेकिन जानकर ये हैरत होगी कि अब तक शहर के आउटर के वार्डों तक योजना का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। खास बात है कि हर दिन योजना के तहत 6 करोड़ लीटर पेयजल आपूर्ति का दावा निगम कर रहा है। ऐसे में पानी जा कहां रहा है, इसका हिसाब निगम के पास भी नहीं। बता दें कि शहर में आउटर के दर्जन भर वार्डों तक पाइपलाइन कनेक्टिविटी के बाद भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इधर तकरीबन 8000 घर अभी भी वाटर मीटर से वंचित हैं। जाहिर है, कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते इन वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब बीजेपी जांच की मांग कर रही है, तो वहीं मेयर का कहना है कि गर्मी तक 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की कोशिश की जा रही है। वाले समय में हर घर में मीटर जब लग जाएगी तो हर घर तक 24 घंटे की पानी भी पहुंचेगी और आने वाला समय में हर घर तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं नगर निगम से, ताकि आने वाला समय में गर्मी के मौसम में किसी जनता को कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्थिति ये है कि ये कहते हैं कि 6 करोड़ लीटर पानी रोज वो साफ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आउटर वार्ड पे पानी नहीं मिल पा रहा है। स्थिति ये है कि जो मध्य शहर है वहाँ पे कुछ मिनट ही पानी आता है, तो आखिर ये पानी जा कहाँ रहा है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त नगर निगम की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने अमृत मिशन का सत्यानाश करके रख दिया है। भिलाई के सेक्टर 9 स्थित बस्ती में गुरुवार देर रात अचानक भीषण आग लगने से 25 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आग इतनी खतरनाक थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। घरों में रखे सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन बस्ती में रहने वाले लोगों को सब कुछ उनका सामान जलकर खाक हो गया था। फिलहाल आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही सुबह से ही जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया था। सो रहे थे, सोने के बाद मेरा पति का नींद खुलने के बाद मेरे को उठाया, आग लगा हुआ, आग लगा है, आग लगा करके इन लोगों को सबको हम लोग चिल्लाए और बाहर निकाले हैं। कपड़ा भी नहीं है और चप्पल भी नहीं है मैम। हम लोग का कॉपी किताब सब जली गया मैम। कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे एग्जाम देंगे हम लोग। तो 25 जो घर थे वो सभी के सभी जल के पूरी तरह से खाक हो गए। घर का जो सामान था वो पूरी तरह जल गया है। बच्चों की किताबें जल गई हैं। गैस सिलेंडर्स भी लगभग 4 से 5 गैस सिलेंडर्स भी फटे हैं। उसके लिए आज ही कंसर्निंग लोगों से, डिपार्टमेंट से, कुछ प्राइवेट के लोगों से, उनके साथ में बात करके इनको कोशिश करें कि आज और कल में अधिकांश जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो जाए। प्रशासन से हमारी मांग है कि जो RBC 58 के तहत जो राहत आपदा देने की प्रक्रिया है उसे तत्काल पूरा करें। MP बीजेपी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अर्पित पांडे ने सागर के मेन पानी टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ कर दी। घटना टोल पर लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई है। टोल कर्मियों की शिकायत पर गोपालगंज थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। टोल कर्मियों की शिकायत के मुताबिक अर्पित पांडे टोल चुकाने की बात पर कर्मचारियों से बहस करने लगा। बिना टोल चुकाए नहीं जाने की बात पर वो भड़क गया और कार को बैरिकेड्स हटाकर निकालने की कोशिश की। कर्मचारी ने रोका तो उसने टोल बूथ पर पथराव कर दिया, जिससे बूथ के शीशे टूट गए और कंप्यूटर सिस्टम भी क्षतिग्रस्त हो गया। जिसके बाद उसने बैरियर हटाया और धमकाते हुए निकल गया। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। 15 तारीख को तालश्री से टोल टैक्स होते हुए जा रहे हैं, तो वहाँ टोल वालों ने रोका हुआ उनके सिस्टम वो होता है, तो इनने वहाँ इनसे अवज्ञा की टोल वालों ने, और पास में बड़े पत्थर उठाने के सिस्टम में मारा और कांच में मारा, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो टोल वालों ने आगे शिकायत की, जिसमें से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीधी और ग्वालियर जिले के दौरे पर रहे। सीधी के लहिया में उन्होंने लाडली बहना योजना की शुरुआत की और साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लाडली बहना सेना बनाने का ऐलान किया, जो कि गांव-गांव जाकर सरकार की योजना बताएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के रामपुर नैकिन में जल्द ही 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा।
वहीं दूसरी तस्वीर ग्वालियर की देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें ग्वालियर में भगवान जगन्नाथ का कार्यक्रम अब सरकारी खर्चे पर आयोजित किया जाएगा। पुरानी छावनी की नई तहसील के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही कुलैथ में उन्होंने सीएम राइज स्कूल खोलने का ऐलान किया है। वहीं मंच से सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। इंदौर भोपाल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब अगर इंदौर में 1 रुपया खर्चा होगा तो ग्वालियर में 1.25 रुपया खर्चा होगा। और एक नहीं, अनेकों बड़ी परियोजना 8 बार ले रही है। आप एयरपोर्ट देख लो, अभी रेलवे स्टेशन का विकास होने वाला है। 1000 बिस्तर का अस्पताल आदरणीय तोमर साहब कह रहे थे। इसके पहले भी जो विकास के काम हुए, तोमर जी ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। मैं आज गिनाना नहीं चाहता, एक भी 3 यूनिवर्सिटीज यहाँ बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो चूंकि हमारी सोच में विकास है, सोच में जनकल्याण है। मुझे बताते हुए खुशी है कि केवल इंदौर के प्रस्ताव नहीं आए निवेश के, ग्वालियर के और चंबल के भी निवेश के प्रस्ताव इंदौर में आए हैं। और उद्योगपतियों ने कहा है कि हम ग्वालियर जाना चाहते, हम चंबल जाना चाहते। सीधे ये कहा है कि केवल लोकार्पण शिलान्यास नहीं, हितग्राहियों को अलग अलग जगह लाभ देना है। और केवल लाभ नहीं देना, अगर कोई रह गया हो, कोई छूट गया हो, कोई राशन से वंचित हो, कोई आयुष्मान कार्ड से वंचित हो, यहाँ तक कि अगर कोई अनाथ बच्चा हो, पूरे मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि कोविड के दौरान नहीं, कोविड के अलावा भी अगर कोई बिना माता पिता का बेटा बेटी है तो उसकी भी पेंशन बांधेंगे, उसको हम बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। इतनी बड़ी सरकार के रहते हुए, मामा के रहते हुए कोई बेसहारा कैसे हो सकता है? भाई बहन को उपहार देता है, पैसे देता है, कपड़े देता है, लेकिन वो साल में 1 बार होता है। मेरे मन में आया कि भैया तो तू भी है, क्योंकि बेटा बेटियों का मामा है तो बहनों का भैया है, तो कोई न कोई उपहार तो मेरी बहनों को देना चाहिए। और सगा भाई 1 बार देता है, साल में 1 बार, लेकिन 1 बार देने से काम चल सकता है क्या? अरे बहनों बोलो, चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। इसलिए हमने तय किया 1 बार नहीं, एक नई योजना बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें हर महीने गरीब बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे हर महीने। बुजुर्गों चिंता मत करो, तीर्थ दर्शन कमलनाथ ने बंद कर दी थी कि नहीं? सिलावट जी, तीर्थ दर्शन बंद कर दी थी कि नहीं कर दी? अब फिर से, इसलिए तो आ गए हमारे के लिए, चलो मामा के साथ समझ बंद किए। अब तीर्थ दर्शन यात्रा भी चालू, और इस बार हवाई जहाज से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने ले जाएंगे। अरे गरीब भी हवाई जहाज में बैठ जाए यार, एक आध बार बुढ़ापे में तीर्थ करिए, योजना भी बाद में फाइनल हो जाए। तो रेलों से तो नहीं जाएंगे, हमारे बुजुर्ग हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। बागेश्वर धाम में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में इनके रुकने, खाने पीने का इंतजाम बड़ा चैलेंज था, लेकिन स्थानीय और बाहर से आए कुछ लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों में ही खाने पीने के साथ ही लोगों के ठहरने का भी इंतजाम कर दिया। महज 100 रुपए में 2400 घंटे के लिए एक गद्दा सोने को दिया जाता है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि महिलाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस बारे में कोई सोच नहीं रहा। वहीं भगदड़ से हुई महिला की मौत के बाद प्रशासन सचेत हो गया है। पंडाल के अलावा अन्नपूर्णा भंडारा क्षेत्र में बागेश्वर धाम मंदिर के पास मेडिकल सेंटर बनाए गए हैं। हर सेंटर पर 2 एम्बुलेंस हैं। 3 नर्सिंग स्टाफ के साथ हर सेंटर पर 24 घंटे की ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद हैं। हालांकि चिकित्सा सुविधा या फिर अस्पताल में संबंधित बोर्ड नहीं लगा होने से लोगों को ये समझने में खासी दिक्कत हो रही है कि जरूरत पड़ने पर वो कहाँ जाए। हम लोगों ने तैयारी तो कर रखी है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग तैयार हैं। और अगर कोई सीरियस पेशेंट आता भी है तो रेफरल के लिए हमारी एम्बुलेंस भी रेडी है, एम्बुलेंस है। और हर सेंटर पे है, एक खाने के पास भी है, मंदिर के पास भी लगी हुई है, पीछे जो पंडाल लगा हुआ है वहाँ पर भी है। अनाउंस करा देते हैं हम लोग, और अगर कोई होता है तो हम लोग खुद ही चले जाते हैं अंदर। हमारी टीम जो है उनमें से लोग अंदर जाके 121 कन्याओं के विवाह के लिए मंडप भी तैयार है। नाम और दिए गए टोकन नंबर भी लगा दिए गए हैं। इसके अलावा सामूहिक रूप से ब्राह्मणों की व्यवस्था भी की गई है, जो
मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराएंगे। सामूहिक विवाह के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता अभिषेक सिंह ने। कल 18 फरवरी और बागेश्वर धाम में 121 कन्याओं का विवाह आयोजन होना है और जो बढ़कर अब 125 हो गया है। 4 और निर्धन और परिवार से कमजोर कन्याओं को शामिल किया गया है। ये वो पंडाल है जहां पर इनका विवाह होना है और जो टोकन नंबर बांटे गए थे उसके हिसाब से नाम और नंबर का ये उनको केबिन यहाँ दिया गया है जो इस पंडाल के अंदर बनाए गए हैं। जैसे ये मंडप क्रमांक 1 है जिसके अंदर हीरा और ब्रजमोहन की शादी होनी है। हीरा इसमें वधू है और ब्रजमोहन वर हैं और कथा पंडाल के पीछे इसको बनाया गया। काफ़ी विशाल क्षेत्र है और 121 पूरे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और 4 चूँकि बढ़ गए हैं तो 125 पंडाल यहाँ बनाया जा रहा है। ये मंडप है और बहुत ही विशाल एरिया इस लिया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको वो जो एरिया है वहाँ पर मंच बना है जहाँ से जो ब्राह्मण होंगे जो पाठ करेंगे और वहीं से यज्ञ इत्यादि वहाँ चलता रहेगा और वहीं से पाठ के अनुसार यहाँ पर शादियाँ होंगी। इस प्रकार से सेक्शन दिया गया है। ये एक तरफ है और इसके पीछे दूसरा भी दिया गया है। कुल मिलाकर ऐसे 121 मंडपों को यहाँ तैयार कर लिया गया है और इसके साथ ही यदि वो अपने ब्राह्मण को खुद लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं जो शादी इत्यादि यहाँ कराएंगे। सारी सुविधाएं यहाँ इसी के बागेश्वर धाम समिति के द्वारा दी जा रही है और छतरपुर की क्रिएटिव इवेंट्स नाम की कंपनी को ये काम सौंपा गया है। क्रिएटिव इवेंट्स कंपनी छतरपुर में है और ये सारा चीज़ वो लोग कर रहे हैं और व्यवस्थाएं अभी सुचारू रूप से चल रही हैं और इसे भव्य स्वरूप देने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आएंगे और कन्याओं को आशीर्वाद देंगे ताकि वे खुशी खुशी शादी करके अपने घर जा सकें। IBC 24 से अभिषेक सिंह। तो बागेश्वर धाम का कथा पंडाल काफी बड़ा है जिसमें करीब 50,000 लोग एक बार में बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग रोजाना कथा पंडाल और उसके आसपास बैठ जाते हैं। जिसके अलावा VVIP और विशेष आमंत्रित लोगों को लाने के लिए अलग से इंतजाम है। इसी परिसर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने जुलने वालों के लिए व्यवस्था की गई है। जायजा लिया संवाददाता अभिषेक सिंह। बागेश्वर धाम से आपको दिखा रहे हैं बगल की पहाड़ी से वो दृश्य जिसमें पूरा का पूरा ये कथा पंडाल नजर आ रहा है और ये पंडाल 100% भरा हुआ है और उसके बाहर भी कई लोग दिखाई दे रहे हैं। इस पंडाल के बगल में ये VIP लॉन्च बनाया गया है और इसी के पीछे से पूरी एंट्री होती है उन VIP लोगों की जो कथा पढ़ने आते हैं या फिर VIP लोग हैं। और ये जो तंबू आपको दिखाई दे रहे हैं इसी में बागेश्वर महाराज व्यक्तिगत लोगों से मुलाकात करते हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं वो बागेश्वर धाम का मंदिर है जहाँ झंडा आपको शायद नज़र आ जाए इस कैमरे से। ये पूरा रास्ता सीधे बागेश्वर धाम के उस मंदिर पे जहाँ बालाजी सरकार का मंदिर है वहाँ तक जाता है और एक अन्य रास्ता उधर से आ रहा है जो बागेश्वर धाम को इस कथा पंडाल से कनेक्ट करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ सारी सुविधाएं हैं, फायर ब्रिगेड इत्यादि वगैरह आती रहती है। पुलिस का पुख्ता इंतजाम तो है ही और इधर अगर आप आगे जाएंगे तो फिर वहाँ आगे जाकर भंडारे का कार्यक्रम है जहाँ पर अन्नपूर्णा का भंडारा चल रहा है और लाखों लोग रोजाना भोजन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ये कथा यहाँ रोज होती है। सुबह दरबार लग चुका है, कईयों के पर्चे बन चुके हैं और अब इस समय कथा का आयोजन चल रहा है। बागेश्वर धाम से IBC 24 के लिए अभिषेक सिंह। बागेश्वर धाम में देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में आंखों को नम करने वाली तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। बागेश्वर धाम में 121 कन्या विवाह का महोत्सव चल रहा है और इसी के दौरान भीड़ में एक मां अपने 10 साल के बेटे को कंधे पर लिए भटकती नजर आई। वजह पूछने पर उसने बताया कि बेटे को ऐसी बीमारी है जिसके चलते वो खड़ा नहीं हो पाता। फिर महिला बेटे के ठीक होने की अर्जी लगाना चाहती है। मोबाइल फोन चोरी हो गया है, पैसे भी खत्म हो चुके हैं। रेखा नाम की ये महिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। ऐसे में वो घर कैसे लौटेगी पता नहीं, लेकिन उसे उम्मीद है कि बागेश्वर महाराज मिलकर उसके बेटे को ठीक कर देंगे। वाला हाथ नहीं उठता। आज फिर बागेश्वर धाम में हूँ, कथा पंडाल के पीछे हूँ, दर्शकों की श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच हूँ, लेकिन आज एक ऐसे परिवार से आपको मिला रहा हूँ जो काफ़ी कष्ट में हैं। 1 महीने से बागेश्वर धाम में हैं। इनका बेटा चलने फिरने में असमर्थ है
जिसकी उम्र 10 से 12 वर्ष लग रही है। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ क्षेत्र से आई हुई हैं और अब इनसे पूछते हैं ये बागेश्वर धाम में क्यों आई हैं और इनकी क्या तकलीफ़ें हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम रेखा सिंह है। कहाँ की है? थोड़ा जोर से। आजमगढ़ से है। आजमगढ़ से। बच्चे का क्या कितनी उम्र है? बच्चे की उम्र 10 साल है। चल फिर नहीं पाता है? नहीं, चलता नहीं है। तो आप इसको अकेले कैसे लेके आए इतनी दूर से आजमगढ़ से बागेश्वर धाम? हम घर से अकेले ही लेके इसको आए हैं। इसको पीठ पे लाद के लेकर आए। बागेश्वर धाम आप आई हैं, क्या आशा है आपकी? बच्चा आपका ठीक होगा, आराम मिलेगा? हम यही आशा से तो आए कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, चलने लगेगा। इसी आशा से हम आए हैं। खाने पीने की व्यवस्था कैसे करते हैं? खाने पीने की व्यवस्था यहाँ से मिलता है खाना। हमारी यही आस्था थी कि हम बागेश्वर धाम जाएंगे। बालाजी जैसे सबकी सुनती है वैसे हमारी भी सुन लेगी। फिर अभी कब से आप प्रयास कर रही हैं? अभी हम यहाँ 1 महीने से हैं, बालाजी के सहारे पे रुके हैं कि कभी तो कभी बालाजी हो सके दया कर दे। बच्चे से ही बात करता हूँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आदर्श। क्या क्या खाते हो? कुछ नहीं। बागेश्वर धाम में लगातार श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। ऐसे कई परिवार यहाँ रोज आ रहे हैं, पैदल किलोमीटरों चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आस्था का रास्ता नहीं छोड़ रहे। बागेश्वर धाम पर इनकी गहन आस्था है और इन माँ का भी ये मानना है कि इनका बेटा एक दिन यहाँ से चलकर घर जाएगा। बागेश्वर धाम से अभिषेक सिंह, IBC 24 के लिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लगातार समर्थन मिल रहा है। नागपुर से बागेश्वर धाम पहुंचे बागेश्वर शिष्य मंडल के 50 से भी ज्यादा लोग भी उनके बयान को समर्थन देते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों धूप में खड़े रहते हैं और इन लोगों से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, पूरा बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है और मंच से ही नहीं, लोग भी अब हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं। नागपुर से कुछ लोग मेरे साथ हैं। हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। हमारे गुरुजी ने जो ये आवाज उठाई है ये सत्य है और सच है और होके रहेगा। सपोर्ट मतलब किसी को विरोध ही नहीं कर रहे हैं हम। बाकी जो है धर्म वाले वो भी संविधान के तहत तो वैसे ही रहने वाले हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और भी इधर से जो लोग हैं हिंदू राष्ट्र पे चर्चा करने के लिए अब उनसे बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए ना हिंदू राष्ट्र। और आप RSS के गढ़ से आए हैं जहाँ से RSS की शुरुआत हुई। मैं वहीं पर रहती हूँ, मैं वहीं रहती हूँ। मैं संघ बिल्डिंग के पास में रहती हूँ। आप भी संघ की हैं क्या? हाँ, मैं भी संघ की हूँ। और वहीं से जो अभी जो शाम मानो का जो चालू हुआ था, जो आग लगाना चालू हुआ था, वहीं से चालू, अभी वो भी ठंडा पड़ गया है। यानी हमारी एकता, सनातन धर्म हमारा बहुत अच्छा है। यानी वहीं से हमारे गुरुजी उठ गए हैं, जो पावर मिला है वहीं से, हमारे गुरुजी को जो पावर मिला वहीं से मिला है। हाँ, बनना चाहिए सनातन धर्म। अच्छा, आप बताएं, आप कहाँ से? आप भी महाराष्ट्र से हैं? महाराष्ट्र से। मैं हूँ यूपी का, लेकिन महाराष्ट्र में रहता हूँ, उमरेड में। हिंदू राष्ट्र के ऊपर क्या? हिंदू राष्ट्र बनना क्या बना हुआ है हिंदू राष्ट्र। जिन्ना जी आदरणीय जिन्ना जी ने पहले ही अलग कर दिया था पाकिस्तान, फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या बना ही हुआ है। बिल्कुल बात बड़ी कह दी आपने। जब मुस्लिम राष्ट्र बना दिया तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है? ऑलरेडी है। तो बाकी लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। उसमें दिक्कत क्या होना है भाई? जब हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप भी नागपुर से? हाँ, हम उमरेड से हैं, उमरेड नागपुर शिष्टमंडल से। ये पूरा जो शिष्टमंडल है उमरेड का, ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है। एक और हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी बात करते हैं। बताइए, हिंदू राष्ट्र के बारे में आपके क्या विचार हैं? सही है, जो सब बोल रहे हैं वो सही है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप जो चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए। जो आप रहने वाली कहाँ की हैं? हम नागपुर में रहते हैं। अच्छा, वैसे साइड होल के रहने वाले हैं। तो महाराज जी की बात से समर्पित? जी जी, पूरा समर्पित है जी, समर्पित है। तो हिंदू राष्ट्र पर एकदम टिप्पणी साफ कर दी है। सभी लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात पर तवज्जो करते हैं और समर्थन पूरी तरीके से करते हैं। IBC 24 के लिए मैं अभिषेक सिंह, बागेश्वर धाम से। महाशिवरात्रि के पर्व पर उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर शिप्रा नदी के किनारे 18 लाख से भी अधिक दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, जिसके लिए रामघाट से लेकर नरसिंह घाट तक दिए सजाए गए हैं। घाटों का जायजा लिया हमारे सहयोगी इंद्रेश सूर्यवंशी ने।
धर्मनगरी उज्जैन में शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद शामिल होंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। इसी के साथ में इस आयोजन के चलते 18 लाख दिए लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी रामघाट पर चली है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे बॉक्स बनाए गए हैं और एक बॉक्स में 225 दिए हैं। कुल मिला के देखा जाए तो घाटों पर 18 लाख से अधिक दिए लगाए गए हैं, जिन्हें कल शिवरात्रि के दौरान शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में यहाँ पे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और विश्व में नया कीर्तिमान हासिल किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले अयोध्या में भी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया था, जहाँ पे 15 लाख दियों के साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया था। इसी के चलते उसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आज यहाँ जिला प्रशासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है और 18 लाख से अधिक दिए घाट पर लगाए हैं, जो कि एक नए कीर्तिमान हासिल करने की तैयारी की जा रही है। उज्जैन से इंद्रेश, IBC 24 न्यूज चैनल। कोरोना काल में हुए ऑनलाइन परीक्षा का असर अब बच्चों पर दिखने लगा है। ऑफलाइन परीक्षा में बच्चों की लिखने की क्षमता काफी कम हो गई है और ये खुलासा कॉलेजों के प्री टेस्ट परीक्षा में हुआ है। दरअसल रविशंकर विश्वविद्यालय ने छात्रों की पढ़ाई का स्तर जानने के लिए कॉलेजों के प्री टेस्ट परीक्षा लेने के निर्देश दिए थे। परीक्षा में अधिकांश छात्रों ने कॉपियां ही खाली छोड़ दी। साथ ही विस्तृत सवालों के जवाब छात्रों ने शॉर्टकट में दिए थे। वहीं कई छात्रों ने खुद माना कि ऑनलाइन परीक्षा से पढ़ाई प्रभावित हुई है। साथ ही पढ़ाई को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने भी चिंता जताई है। हाँ, विश्वविद्यालय अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी है। हमने प्रवेश पत्र भी जारी कर चुके हैं और हमारी प्रायोगिक परीक्षाएं, जो कि वार्षिक परीक्षा का एक अंग होती हैं, वो सभी महाविद्यालयों के द्वारा ली जा रही हैं। IQAC के सहयोग से हम लोगों ने एक सेमिनार लिया हुआ है और सेमिनार करके उसको कैसे लिखना है, क्वेश्चन पेपर कैसे लिखना चाहिए, आंसर कैसे देना चाहिए, OMR सीट कैसे भरनी है, इस सब पर हमने जो है एक वर्कशॉप भी किया हुआ है। विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं है, ये महाविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वो साल भर प्रैक्टिस करवाएं। अगर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उनकी है। बस उसको थोड़ा कम कर दीजिए, या अब तो मांग करने को फ़ायदा नहीं, मेरे ख्याल से PRS कुछ करेगा भी नहीं उस चीज़ में। बट अगर ऐसा करता है तब शायद बच्चों का थोड़ा हेल्प हो पाए, क्योंकि अब बच्चे उतना पढ़ नहीं पा रहे हैं। लिखने की आदत छूट गई है तो राइटिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं बन पा रही है, तो अपना लिखा खुद को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा हो जा रहा है। रायपुर में पहली बार सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन होने जा रहा है और इस क्रिकेट लीग में देश के अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री की 8 टीमें मैदान में उतरेंगी। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में मुंबई हीरोज की टीम भी है, जो कि बॉलीवुड कलाकारों की टीम है। 2 दिनों तक होने वाले सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। मशहूर एक्टर रितेश देशमुख, आफताब शिवदसानी, सोहेल खान समेत हिंदी फिल्मों के कई कलाकार आज शाम को रायपुर पहुंचे। यहां रायपुर एयरपोर्ट पर सभी प्लेयर हीरोज का जोशीला स्वागत हुआ। टीम के प्लेयर और एक्टर रितेश देशमुख, आफताब शिवदसानी, सोहेल खान, शरद केलकर और फ्रेडी दारूवाला से बात की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। सोहेल खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो एज ए एक्टर नहीं बल्कि इस बार अब एज ए प्लेयर मैदान पे उतरेंगे। सोहेल भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। मतलब टीवी में, फिल्मों में तो बहुत जलवा अपने बिखेरा है, ग्राउंड पे भी कल जलवा बिखेरेंगे। देखो, पहली चीज़ तो यहाँ मैं आया हूँ यहाँ का खाना खाने, तो मुझे खाने का बहुत शौक है। खेल कूद सब बाद में, तो आप ये पहले मुझे रेकमेंड कीजिए कि यहाँ का खाना क्या खाना चाहिए। छत्तीसगढ़ी खाना व्यंजन जरूर टेस्ट कीजिएगा, बाकी सब चीज़ें तो आपको सब जगह मिल जाएगी। फराह है, ठेठरी, खुरमी, फराह, मिलेट्स के बने हुए व्यंजन, साथ ही साथ जो मैंने आपको चीला, फराह, ये जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन कुजीन्स हैं, ये ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? यदि आप फूड की बात आई है तो थोड़ी सी। अब तो मैं ज़्यादातर अभी आजकल वेजिटेरियन फूड ही खाता हूँ, और थोड़ी उम्र भी हो गई है तो नॉनवेज थोड़ा हजम भी नहीं होता है मुझे। एक्चुअली अभी मैंने प्लेन में भी एक होता है ना कि प्री ऑर्डर होता है, तो मुझे दाल चावल राजमा बहुत पसंद है। तो अगर आप मुझे दाल चावल या राजमा दे दो, मैं ज़िंदगी भर उस पर जी सकता हूँ। क्रिकेट की बात कर लेते हैं अब। क्रिकेट की बात कर लेते हैं। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है क्या हम रायपुर आए, और अब तक तो माशाल्लाह जो प्यार मोहब्बत हमें एयरपोर्ट से मिला है, वो हमें बहुत खुशी होती है।
ग्राउंड को लेकर आपने सुना होगा, क्या कुछ सोचते हैं? जैसे ओडीआई हुआ हाल ही में यहाँ पर और काफ़ी क्राउड था, यहाँ पे भरा हुआ था पूरा। तो एक्चुअली जब हम बस में बैठे तो हमें ऐसा लगा कि हम पहले ग्राउंड में जा रहे हैं, और लेकिन हम यहाँ आ गए, विच इज़ मतलब यहाँ का जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमाल का है। तो जब हम यहाँ आए तो हमें ये भी देख के बहुत खुशी हुई है। लेकिन कल ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे देखते हैं। अभी सब फील्ड पे जाके बच्चे बन जाते हैं। सबका एक सपना था कि जाके बड़े स्टेडियम में खेलेंगे। जब हम कॉन्वेंट स्कूल में थे तो हमें गली क्रिकेट का बहुत शौक था और जाके गली क्रिकेट, लेकिन एक सचिन को देख के, धोनी को देख के हमें ऐसा लगता था कि यार एक दिन हम भी जाके, अगर हमें मौका मिला तो हम जाके बड़े स्टेडियम में खेलेंगे। और सीसीएल ने हमको वो मौका दिया है। तो और सीसीएल 3 साल के बाद फिर से हो रहा है, हम इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। तो इससे हमारे दिल में इससे और बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। रायपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने जा रहा है, जिसके लिए मुंबई हीरोज़ की टीम रायपुर पहुंच चुकी है और यहाँ पे नेट प्रैक्टिस कर रही है। टीम के तमाम प्लेयर्स, जिसमें सोहेल खान जी मौजूद है, रितेश देशमुख जी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ रितेश देशमुख जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रितेश जी, आप रायपुर पहुंचे हैं, फिल्मों के साथ साथ आप क्रिकेट पे हाथ आजमा रहे हैं, आप लोग क्या कुछ कहेंगे? नहीं, क्या है कि क्रिकेट हमारे देश में एक धर्म ही है और इस धर्म में सभी बड़े हुए हैं। हम लोग बचपन से सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं। हालांकि आप भी खेलते होंगे, लेकिन आप गली क्रिकेट सब ने खेला है। तो आप अभी मीडिया में हैं, हम फिल्मों में हैं, कोई इंडस्ट्रीज़ में है, तो बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जिस कदर आईपीएल खेला जाता है उसी कदर सीसीएल आयोजित हो रहा है। और जिन स्टेडियम में इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, उन पिच में शायद खेलने का सपना हम सभी ने कभी ना कभी देखा था, वो सीसीएल के माध्यम से पूरा होता है। क्रिकेट के साथ साथ कुछ और बातें कर ले, यदि आप इजाज़त दे तो। खान पान को लेकर, आपके पसंदीदा चीज़ों को लेकर, जैसे खान पान में आपको क्या पसंद है, कुछ बताएंगे, कुछ शेयर करेंगे? मैं फ़िलहाल 6 साल से वीगन हूँ। तो फिर वीगन में मैंने नॉन वेजिटेरियन और जो भी दूध के प्रकार होते हैं वो मैंने छोड़ दिए। दूध नहीं पीता, दही, घी ये सब नहीं पीता मैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सेहत के लिए साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि हानिकारक है। तो मैं वीगन हूँ। और वीगन में मतलब वीगन कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा शब्द है इसलिए हमको पता नहीं है कि इसको कैसे खाया जाए। आपकी दाल सब्ज़ी भी वीगन है, उसमें सिर्फ घी ना डाले, दही ना डाले, सभी वीगन है। जो खाना है खा, भिंडी खाइए आप, आलू खाइए। क्रिकेट को लेकर कुछ कहेंगे? जैसे रायपुर आपने आए हैं तो उसका सर्च किया होगा, या कैसा क्राउड है, ग्राउंड कैसा है, क्योंकि हाल ही में ओडीआई हुआ था, तो क्या कहेंगे यहाँ के क्राउड्स को लेकर? रायपुर का सबसे पहला जो ग्राउंड मैंने देखा वो ये है। तो नहीं, ऑफ कोर्स क्या है कि एक बहुत बड़े स्टेट का बड़ा शहर है और हाल ही में यहाँ पर ओडीआई हुआ है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन द सेम पिच। अच्छा, हमारे फैंस जानना चाहेंगे आपकी टीम में कौन कौन होंगे और की प्लेयर कौन होंगे उसमें से? नहीं, मुंबई हीरोज़ के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आफ्ताब है, साकिब है, मैं हूँ, राजा है, समीर कोचर है, फिर बहुत सारे शरद केलकर हैं, तोमर है, तो बहुत सारे लोग हैं, फ्रेडी है। मतलब हमारे 16-17 लोगों की टीम है। बहुत मुश्किल होगी हमें ये चुनने के लिए कि 11 में कौन खेलेगा। इस वक्त हमारे साथ आफ्ताब शिवदसानी जी मौजूद हैं, जो मुंबई हीरोज़ की तरफ से खेल रहे हैं। आफ्ताब जी, सबसे पहले तो ये जो नए फॉर्मेट में खेला जा रहा है उसको लेकर बातचीत करना चाहूँगा आपसे। कैसा है नया फॉर्मेट, क्या कुछ कहेंगे? फॉर्मेट ये है कि 10 ओवर का गेम है, 2 इनिंग्स है, जहाँ पर एक टीम बॉलिंग करेगी, एक टीम बैटिंग करेगी, फिर दोबारा बॉलिंग बैटिंग है। तो बेसिकली टेस्ट मैच का फॉर्मेट है, लेकिन 10 ओवर्स साइड। तो वो बड़ा दिलचस्प फॉर्मेट है क्योंकि आज तक किसी ने ये फॉर्मेट अटेम्प्ट नहीं किया है। और इसमें ऐसा ये भी है जहाँ पर ए कैटेगरी और बी कैटेगरी ऐसा कुछ है प्लेयर्स, जहाँ पर हम लोग भी रूल्स थोड़ा बहुत समझ रहे कि हर ओवर जो है पहले 3 ओवर में सिर्फ ए कैटेगरी बॉलर्स या बैट्समैन का इस्तेमाल होगा, उसके बाद चौथे ओवर से बी कैटेगरी का, ऐसा कुछ है। बहुत परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस है जो हमें अभी मतलब उससे हम लोग वाकिफ़ हो रहे हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है। जल्द गेम ख़त्म हो जाएगा, 10 ओवर की इनिंग है, तो जाहिर सी बात है कि सब लोग ऐसा ही खेलेंगे। मतलब 10 ओवर ही है, तो जितना रन हम लोग बना सकते हैं हम लोग बनाएंगे। फिल्मों में आप बहुत गुदगुदाते हैं, लोगों को हंसाते हैं, मनोरंजन करते हैं। क्रिकेट के जरिए कल क्या उम्मीद करिए रायपुर की जनता आपसे? देखिए, फिल्में बहुत अलग होती है। क्रिकेट, जब हम लोग क्रिकेट के मैदान में होते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत अलग होती है। हम लोग
ऑब्वियसली हम लोग बचपन से बहुत क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और यही ख्वाहिश थी कि हम लोग एक बड़े बड़े स्टेडियम में बड़े क्राउड्स के सामने प्रोफेशनल्स की तरह हम लोग क्रिकेट खेलें। और आज सीसीएल के द्वारा हमें एक मौका, इस तरह का मौका मिला है जहाँ पर बड़े बड़े स्टेडियम्स में लोगों के सामने हमें जैसे कि इंटरनेशनल मैचेस जैसे होते हैं उस तरह के मैचेस हमें खेलने को मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम लोग रायपुर के बारे में हमेशा देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और अभी एक क्रिकेट यहाँ पर खेलने का मौका भी आ गया। मतलब मैं यहाँ काफ़ी कुछ इवेंट्स वगैरह कर चुका हूँ, तो रायपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और हमारी फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं। तो अच्छा फीलिंग है जब हम लोग यहाँ आते हैं, लेकिन हम एक अलग अवतार में यहाँ पर आए हैं, एक क्रिकेटर के अवतार में आए हैं। शरद केलकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। फिल्मों के साथ साथ आप ग्राउंड पे भी नजर आएंगे खेलते हुए। रायपुर आप आए, रायपुर की हॉस्पिटैलिटी अब तक जितनी आपको मिली, क्या कुछ कहेंगे और क्या क्राउड को लेकर क्या उम्मीदें हैं कल के मैच को लेकर? पहली बात तो शायद रायपुर को ही नहीं पता है, बट मेरी पैदाइश छत्तीसगढ़ की है। मैंने 2 साल रायपुर में भी पढ़ाई की है। ये मेरा बर्थ जगदलपुर का है, तो अपनी मिट्टी है। तो आपसे तो छत्तीसगढ़ी में बात करना ज्यादा बेटर होगा। थोड़ी जो मैं पूछता था घर घर जाके, जब छोटा था मैं, तो कहाँ साग रांधे रही से ऐसा पूछता था, मतलब क्या खाना बनाया आज। तो आपको क्या खाना पसंद आएगा आज, क्या खाएंगे लग रहा है आपको? बासी भात, बोरे भात जरूर खाऊंगा अगर परमिशन मिली तो, नहीं तो सोता रह जाऊंगा कल। बट इनफैक्ट जब हम यहाँ से शिफ्ट हुए ग्वालियर, तब भी मैं घर पे कई बार बासी भात या बोरे भात बना के खाता था, अचार डाल के। स्टेट वाइज देखा जाए तो आपके लिए होम ग्राउंड हो गया? हाँ जी, बिल्कुल होम ग्राउंड कह सकते हैं। काफी दोस्तों के फोन आ चुके हैं ऑलरेडी, जो 6वीं 7वीं में जो दोस्त है वो यहाँ सेटल्ड है, उनके फोन आ गए कि कब आए मिलने के लिए। कालीबाड़ी में पढ़ाई की है मैंने, एक साल मैंने गुजराती स्कूल है। सीसीएल का वेन्यू पहले रायपुर नहीं था, लेकिन बाद में अनाउंस रायपुर हुआ, तो उस समय कैसी खुशी रही होगी आपकी? बहुत की, काफी दोस्तों से मिलूंगा पुराने, शायद किसी को सरप्राइज करूँ जाके घर पे, तो शायद मैं पुराना घर देखने जाऊँ, कहीं जाऊँ सिविल लाइन्स जाऊँ, कहीं कटोरा तालाब जाऊँ, ब्राह्मणपारा जाऊँ, लोगों को सरप्राइज करूँ। सोच रहा हूँ ऐसा, अब कितना वो हो पाता है। देख, टॉकी से सिंगल स्क्रीन यहाँ पर आई थिंक वो सब टूट के भी आई थिंक मल्टीप्लेक्स नहीं अभी भी है, कुछ है, राज टॉकीज है, शाम टॉकीज है। कौन सी फिल्म देखी यहाँ पर? मैंने देखी थी तेजाब, किशन के नैया, और भी 2-3 देखी थी जो मुझे याद है कम से कम। जो फिल्म ये है कि कल्चर बहुत स्ट्रांग है छत्तीसगढ़ का, इतना मुझे पता है, इतना रहा हूँ मैं। बस्तर वर्ल्ड फेमस है। अच्छा, बस्तर की आपने बात की, पहले के बस्तर में और अभी में बहुत फर्क आ गया है। आप गए नहीं है लेकिन सुनते बहुत होंगे। हाँ, अभी काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी शांति है बस्तर में। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा रहता था हमेशा। हम पढ़ते थे न्यूज़ में या टीवी पे न्यूज़ आती थी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, या डायट बताते थे मेरे। बट अभी तो सुना है बहुत शांति है, बहुत अच्छा माहौल है इधर, और बहुत सुंदर जगह है वो, अनएक्सप्लोर्ड है, और आई थिंक पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी जगह है वो। कि फ्रेडी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप लोग फिल्मों के साथ साथ अब मैदान पे भी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, जैसे अगर भारत में आपने जन्म लिया है तो क्रिकेट आपके खून में बसा है। तो और बरसों से ऐसी तमन्ना थी कि हम लोग ऐसी क्रिकेट खेले जो लोग देखें, जिस पर नेशनल क्रिकेट टीम में आने की तमन्ना थी, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। लेकिन फिल्मों के ज़रिए हाँ, हम एक ऐसी टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं जहाँ पर पूरा देश देखेगा, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। रायपुर को लेकर क्या कहेंगे? आपने सर्च किया होगा जब रायपुर वेन्यू हुआ, तो फिर क्या सोचे होंगे? सर्च किया होगा, क्या कुछ पाया रायपुर को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सर, रायपुर में एक्चुअली मेरे बहुत ही करीबी दोस्त की बड़ी बहन रहती थी, तो वो हमारा पुराना कनेक्शन है। गूगल नहीं किया डेफिनेटली, लेकिन रायपुर छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, तो हमारा भी हिस्सा वही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ मैं, और आशा रखता हूँ कि एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहेगा। कल क्राउड भी जब आएगा तो और मज़ा आएगी। तो फ्रीडी का परफॉर्मेंस क्या रहने जा रहा है कल ग्राउंड पे? जी, जैसे हर एक प्लेयर की तरह, अभी तो फिलहाल तो मैं एक्टर कम प्लेयर ज़्यादा हूँ इस वक्त, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि हर एक प्लेयर की तरह मेरी भी यही तमन्ना रहेगी कि अपना 100% दूँ। हमारी टीम है मुंबई हीरोज़, और टीम को जिताने की एक ख्वाहिश होती है, तो वही उसी के साथ उतरेंगे कल मैदान में। सिटी लाइट में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।